हेलो मेरे प्यारे लक्ष्यंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी 8 का। एंड ये डीपीपी ऑलमोस्ट आई गेस सबने कर ली होगी, क्योंकि इस डीपीपी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए। या राइट, आपको इसमें फ्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए, दैट इज क्योंकि यहाँ पे जो डीपीपी है वो बेस्ड है आपके मीटर ब्रिज के ऊपर। एंड प्रिंसिपल क्या है मीटर ब्रिज का? मीटर ब्रिज आपका काम करता है पुल के ऊपर, जो कि बना हुआ है पत्थर और गेहूं से। या यू हर्ड इट राइट, दैट इज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, एंड व्हीट स्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है ये उसके ऊपर काम करता है। बैलेंस कंडीशन क्या है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, उनका जो रेशियो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर बेसिकली। ठीक है, सो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये जो डिवाइस है काम करता है, विच इज नोन एज मीटर ब्रिज, एंड वी हैव द डीपीपी बेस्ड ऑन दैट ओनली। ओके, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। मेरा नाम नीतीश वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लेट्स स्टार्ट। Our first question is a slide wire bridge AB is 100 centimeter long. अब कंफ्यूज मत होना slide wire bridge से। slide wire bridge is also the same thing, that is meter bridge. स्लाइड वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो ये जॉकी होती है वो जॉकी स्लाइड करती है इस वायर के ऊपर, जहां पर नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है वहां पर रोक देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। Where would the free end of the galvanometer be connected on the AB so that the galvanometer may show zero deflection? इसको C पॉइंट को कहां पे होना चाहिए जहां पे galvanometer के अंदर क्या मिले? null deflection। तो बेसिकली ये क्या है? galvanometer is the व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बीच का रेजिस्टेंस होता था ना, ये वही galvanometer है। क्लियर? सो लेट सपोज ये डिस्टेंस है L, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 100 minus L. This will be 100 minus L. So, according to the balance condition of Wheatstone bridge, according to balanced Wheatstone bridge, we know this 15 upon L, this will be, or we can directly write this 15 upon 10, this will be equal to L upon 100 माइनस L। यही कंडीशन आपने सीखी होगी इस मीटर ब्रिज के लिए। दैट इज यहाँ पे आपका होता है अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग लेंथ L एंड यहाँ पर होती है आपकी बची हुई लेंथ, दैट इज 100 माइनस L। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? दिस विल बी 3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? यू विल गेट 300 माइनस 3L and this will be equal to 2L। 3L और 2L मिला के हो जाएगा 5L, तो that means 5L will be equal to 300। तो यहां से आपका L आ जाएगा कितना? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। क्लियर? तो that means आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो कहां मिलेगी? 60 सेंटीमीटर पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। In the meter bridge, the balancing length AB equal to L equal to 20 centimeter। ये जो आपको AB लेंथ दे रखी है ये आपको गिवन है, this is 20 सेंटीमीटर, this is 20। तो बची हुई कितनी हो जाएगी? मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का मतलब टोटल लेंथ कितनी? 100 सेंटीमीटर, तो 100 minus 20 is 80, तो this is 80। ओके, so find the unknown resistance X is equal to। तो जो अननोन रेजिस्टेंस यानी कि लेफ्ट गैप वाला रेजिस्टेंस भी कहते हैं, याद रखना आपका जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेफ्ट गैप पे रखते हैं, एंड जो आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है या फिर नोन रेजिस्टेंस होता है उसको हम राइट गैप में रखते हैं। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा x अपॉन 1, दिस विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 80। तो दैट मीन्स x हो जाएगा कितना? दिस विल बी 1/4, दैट इज 0.25 ohms। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एन अननोन रेजिस्टेंस R1 is connected in series with the resistance 10 ohm when the combination is connected to the left gap of a meter bridge। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन है किसका? R1 का और 10 ohm का, जो कि किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने लेफ्ट गैप में लगाया है। ठीक है, दैट इज अननोन वाले गैप में लगाया है, एंड R2 is connected to the right gap। तो आपको बैलेंस पॉइंट जो है वो लेफ्ट एंड से कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है? 50 सेंटीमीटर पे।
Clear? So when the 10 ohm is removed, the balance point shifts to 40 centimeter. The value of R1 is, तो वैल्यू क्या होगी R1 की. तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक मीटर ब्रिज है इस तरीके का, एंड ये जो आपका गैप था इसमें एक रेजिस्टेंस R1 एंड एक रेजिस्टेंस 10 ओम ऐसे करके लगा रखा है, ठीक है. एंड देन वी हैव दिस सेकंड गैप, जिस सेकंड गैप के अंदर आपने क्या लगा रखा है, R2 रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है. सेकंड गैप में क्या लगा रखा है, R2 रेजिस्टेंस लगा रखा है, लाइक दिस. एंड यहां पर आपने क्या लगा रखा है, अपने वायर लगा रखा है इस तरीके का, ठीक है. एंड यहां पर आपके पास है जॉकी कह लो या गैल्वेनोमीटर कह लो, एंड जो कि बैलेंस कर रही है कहीं यहाँ पर. कुछ इस तरीके का सर्किट दिख रहा होगा, रफ सर्किट है एकदम, ठीक है, एकदम रफ सर्किट बनाया है, ठीक है. लेट्स से दिस इज L डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 माइनस L. एंड ये L आपको गिवन है, दैट इज 50 सेंटीमीटर. तो लिख लेते हैं डायरेक्टली, ये आपको गिवन कितना है, 50 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, दैट इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ अगर मैं इसमें यहाँ पे इसको R2 कहता हूं, तो देखो सीरीज में है, तो सीरीज में कॉम्बिनेशन रिजल्ट कितना हो जाएगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन हो जाएगा R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दैट इज R2. दिस विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 50 विच इज 1. तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, R1 प्लस 10 दिस विल बी इक्वल टू R2. तो दैट मीन्स पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, यानी कि जब R1 और 10 दोनों कंबाइन करके हमने लगा रखे थे अननोन रेजिस्टेंस वाले गैप में या फिर लेफ्ट गैप में, तब आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा था 50 सेंटीमीटर पे. क्लियर? तो उसके हिसाब से इक्वेशन आई क्या, R1 प्लस 10 इक्वल टू R2. नाउ अब इसने कहा कि हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है उसको रिमूव कर दिया, एंड जो बैलेंस पॉइंट है वो मिल रहा है कितने पे, 40 सेंटीमीटर पे. तो दैट मीन्स वी कैन राइट R1 अपॉन R2, क्योंकि अब जो लेफ्ट गैप है उसमें क्या बचा, सिर्फ R1. तो यहां पे लिख लेते हैं, आफ्टर रिमूविंग 10 ओम, कंडीशन क्या बनेगी, R1 अपॉन R2 दिस विल बी इक्वल टू, बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 40 पे, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40 दैट इज 40 अपॉन 60 आ जाएगा. एंड 40 बाई 60 को लिख सकते हैं 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 3R1 will be equal to 2R2. ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी R1 प्लस 10 will be equal to R2. तो यहां से अगर हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1. तो दैट मीन्स यहां से मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूं. तो यहां से R2 की वैल्यू हो जाएगी, R2 will be equal to 3R1 by 2. तो दैट मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं R1 plus 10 this will be equal to 3R1 by 2. That means इसको उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, this will become R1 by 2, this will be equal to 10. तो यहां से R1 कितना आ जाएगा, 20 ohms. ठीक है, R1 कितना आ जाएगा, 20 ohms. क्लियर? तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, in a meter bridge the balancing length from the left end से जो balancing length है, standard resistance of 1 ohm is in the right gap. right वाला कितना है, 1 ohm है, ठीक है, right side वाला कितना है, 1 ohm है, is found to be 20 सेंटीमीटर, यानी कि balancing length L आपको given है कितना, 20 सेंटीमीटर. standard resistance को S से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना है, that is 1 ohm. the value of the unknown resistance is, so that means we can write R upon S that will be equal to L upon 100 minus L. जहां पे R होता है अननोन, S होता है स्टैंडर्ड यानी कि नोन रेजिस्टेंस. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड और नोन रेजिस्टेंस. ठीक है, सो यहां से कितना आ जाएगा, R हमें निकालना है, S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 20 है, 100 माइनस 20 दैट इज 80. तो 20 by 80 दिस इज नथिंग बट 1/4, एंड ये बराबर हो जाएगा किसके, R के. दैट मीन्स यहां से R कितना आ जाएगा, 0.25 ओम. R कितना आ जाएगा, 0.25 ohms. दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एकदम सही. क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट n, आपको नल पॉइंट जो मिल रहा है वो n पे मिल रहा है। द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस x विल बी, तो x की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे देखो उन्होंने अननोन x को कह दिया, ठीक है, बट लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। याद रखना जब भी वो स्टैंडर्ड आर्म की बात करेगा राइट वाला हमेशा स्टैंडर्ड काउंट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे उल्टा पूछ रहा है कि R1 अगर है, R1 गिवन है, तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि अगर मेरे को 40 सेंटीमीटर में बैलेंस लेंथ मिल रही है तो, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि राइट गैप के अंदर अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, नहीं, अननोन रेजिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में ही लगता है और उसमें लगाते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना लैब्स के अंदर अपने, तो वो भी आपका ऐसे ही कराएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट R1 अपॉन x, दिस विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 100 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, R1 हमें पता है डेट इज 10, so 10 upon x this will be equal to 40 by 60, that is 2 by 3। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा कितना, यहाँ से x आ जाएगा 10 into 3 by 2, that means 30 by 2 which is 15 ohms। कितना आ जाएगा, 15 ohms, क्लियर। that means ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एकदम सही, क्लियर। चलिए next is in the meter bridge shown the resistance x has a negative temperature coefficient of resistance, neglecting the variation in other resistors when current is passed for some time in the circuit balance point shift towards। अब बहुत ध्यान से सुनना इसको, अच्छा सवाल है। जो रेजिस्टेंस x है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, हमें पता है आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है that is R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमें पता है कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब इसने कहा है कि जो अल्फा है वो नेगेटिव है, अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो दैट मींस यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आप पूछोगे सर टेम्परेचर बढ़ेगा ही क्यों, बिल्कुल सही बात है। आपने जूल हीटिंग नामक चीज सुनी होगी, ये 10th क्लास में भी पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। एंड ये कहता है क्या, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर कॉन्स्टेंट करंट। अगर एक कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस से तो उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, एंड हीट प्रोड्यूस होगी तो कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। ये तो बात पता है हमें, आपने घर की रॉड्स वगैरह देखी होंगी, घर के अंदर हीटर्स देखे होंगे, रूम हीटर्स वगैरह। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं उनमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है, उनके करंट के फ्लो करने से क्या होता है, उसके अंदर से हीट निकलती है, एंड आप ठंड में खुश हो जाते हो कि हाँ भाई मेरे हाथ गर्म हो गए, ठीक है। तो एक्चुअल में वो जूल हीटिंग इफेक्ट है। नाउ अभी जो x है, टेम्परेचर बढ़ाने से x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंडीशन लिखो इसके लिए, बैलेंस कंडीशन। जब इसके लिए बैलेंस कंडीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, R अपॉन x दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। टेम्परेचर बढ़ेगा तो x क्या करेगा, घटेगा। अगर x डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो R बाई x है, R बाई x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल टर्म क्या करेगा, ओवरऑल टर्म क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अरे 5/4 करो या 5/3 करो, कौन सा बड़ा होगा, 5/3 बड़ा है ना, यहां से क्या बड़ा है, यहां से 5/3 बड़ा है, ठीक है। तो दैट मींस जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होगा, आपको जो ओवरऑल टर्म ऑफ फ्रैक्शन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नाउ अगर ये इंक्रीज करेगा, ये पूरा टर्म इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो L है ये भी इंक्रीज करेगी। दैट मींस बैलेंसिंग लेंथ जो है वो शिफ्ट होगी। लेंथ L का बढ़ने का मतलब क्या है, अगर ये पहले L थी, ये AC जो है वो L के बराबर है, अब ये कह रहा है कि L बढ़ रहा है, L बढ़ रहा है तो मतलब C पॉइंट जो है वो कहां शिफ्ट होगा, वो C पॉइंट का यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, C डैश बन जाएगा। लेट से ये लेंथ कितनी हो गई, L डैश। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दिस L डैश इज ग्रेटर देन दिस L। दैट मींस ये जो बैलेंस पॉइंट है ये शिफ्ट होगा किधर की तरफ, टुवर्ड्स B, यानी कि अपोजिट दूसरे वाले एंड की तरफ, राइट एंड की तरफ शिफ्ट होगा, क्लियर। तो दैट मींस किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये B की तरफ शिफ्ट होगा, क्लियर। तो रिमेंबर कि जब भी करंट पास होगा तो उस करंट के पास होने से इसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा,
एंड यहाँ पे इसने बोल दिया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। साथ के साथ उसने ये भी बोला है कि नेग्लेक्टिंग द वेरिएशन इन अदर रेजिस्टेंस, बाकी रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस का आपने क्यों नहीं कंसीडर किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने बोला है कि इसको नेग्लेक्ट कर दो। दैट्स व्हाई मैंने इस R के अंदर वेरिएशन काउंट नहीं करा कि R में क्या चेंजेस आएंगे, मैंने L के अंदर चेंजेस आएंगे वो भी काउंट नहीं करे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि नेग्लेक्ट करना है बाकी सारे चेंजेस को। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर L भी तो चेंज होगा, क्योंकि L होता है L नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि नेग्लेक्ट कर दो, बाकी सारे चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, an unknown resistance R1 is connected in series with a resistance of 10 ohm. This combination is connected to one gap of a meter bridge while a resistance R2 is connected in the other gap. The balance point is at 50 centimeter. Now when the 10 ohm resistance is removed, the balance point shifts to 40 centimeter. अब ये सवाल रिपीट हो चुका है बेसिकली। ये सवाल कौन सा वाला है, ये सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो सेम एज क्वेश्चन 3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया था उसके लिए सॉरी, बट लेकिन वही है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या था, दैट इज 20 ओम्स। क्लियर, तो दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, थर्ड वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, वैल्यूज भी चेंज हुई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a wire AB shown in the figure has uniform cross sectional area and is 100 centimeter long. ठीक है, what should be the position of the point on the wire at which when terminal D of the galvanometer must be connected to get zero deflection in the galvanometer? तो बहुत सिंपल सवाल है ये तो। Again using R upon S will be equal to L upon 100 minus L, बैलेंस कंडीशन व्हिटस्टोन ब्रिज वाली। R की वैल्यू कितनी है 10, स्टैंडर्ड दे रखा है 15, L हमें पर निकालना है अपॉन 100 माइनस L, तो ये हो जाएगा क्या 2, दिस विल बी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, दिस विल बिकम 200 माइनस 2L, दिस विल बी इक्वल टू 3L, तो दैट मींस ये हो जाएगा 200 विल बी इक्वल टू 5L, तो इसका मतलब L आ जाएगा कितना 200 बाई 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर। कहां से आएगा 40 सेंटीमीटर, ए एंड से, ये आएगा 40 सेंटीमीटर, तो दैट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ध्यान रखना कौन से एंड से ले रहे हो, एल डिस्टेंस जो है वो हम लोग लेफ्ट एंड से लेते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इन द फिगर शोन इज, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देख के तो आपको लग रहा होगा कि क्या है ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। 10 6 20 12, 10 upon 6 this will be equal to 20 upon 12, 10 upon 6 को लिख सकते हो 5 upon 3, 20 upon 12 को भी लिख सकते हो 5 upon 3। that means ये क्या है, this is a balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge, okay, and balanced Wheatstone bridge है तो that means we can eliminate this 15 ohm, इस 15 ohm को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट क्या बचेगा, सर्किट बचेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके का सर्किट बचेगा। ठीक है, ऐसा कुछ, एंड इट इज कनेक्टेड टू ए 15 वोल्ट बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू ए 15 वोल्ट बैटरी, दिस इज 15 वोल्ट एंड अंदर वैल्यूज क्या है, दिस इज 10 ohm, this is 10 ohm, this is 6 ohm, this is 20 ohm and this is 12 ohm। एंड आपको A और B पॉइंट मार्क्ड है, A पॉइंट यहां पर है, ठीक है, A पॉइंट यहां पर है 10 और 20 के साथ, तो दिस इज A पॉइंट, एंड B पॉइंट जो है वो कहां पर है, वो है आपका इस 20 और 12 जहां पर मीट कर रहे हैं, दैट मींस यहां पर। ठीक है, दिस इज B पॉइंट। क्लियर, बन गया सर्किट। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, VA माइनस VB, यानी कि 20 ओम के अंदर कितना ड्रॉप होगा आपको यही निकालना है। क्लियर, तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा इसमें। लेट से यहां से कुछ करंट आएगा I, अब यहां पे जब करंट आएगा तो दो जगह डिवाइड होगा, I1 और I2, तो मुझे बेसिकली I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 निकल जाएगा तो VA माइनस VB बड़े आराम से निकल जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। I निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट। ये 10 और ये 20 कैसे हैं सीरीज में,
ये 6 और ये 12 कैसे हैं? सीरीज में। तो दैट मीन्स जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां से आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसे आ रहा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे है। ये कॉम्बिनेशन किसका है? ये कॉम्बिनेशन है आपका 10 और 20 का सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? 30 ओम्स। एंड ये कॉम्बिनेशन नीचे वाला किसका है? ये आपका 6 ओम है, ये 12 ओम है, तो सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 18 ओम। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो यहां से आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो दैट इज 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 18। दैट मीन्स 30 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 48। तो यहां से आप 6 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो दैट इज 45/4 एम्पियर। ये आपका आई है, दिस इज आई। ठीक है, दिस इज आई, सॉरी, ये आपका 45/4 क्या है? ओम्स, दैट इज आर इक्विवेलेंट। क्या है? आर इक्विवेलेंट, सॉरी गलती से एम्पियर बोल दिया था। ठीक है, ये आपका क्या है? आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग यहां से करंट निकाल सकते हैं, टोटल करंट आई, दैट विल बी इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। वी है 15 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज 45/4। 45/4, तो 15 से 45 कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, दिस विल बिकम 4/3 एम्पियर। तो ये टोटल करंट आ गया आई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है I1। तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल। तो क्या था करंट डिवीजन रूल, याद है? अगर आपके पास ऐसा सर्किट है, दो रेजिस्टेंस है इस तरीके से, लेट सपोज यहां से आई आ रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये I1 करंट जाएगा, इसमें लेट सपोज I2 जाएगा, मुझे I1 निकालना है। तो I1 कैसे लिखते थे? टोटल करंट I इंटू दूसरा वाला रेजिस्टेंस। R1 में अगर करंट निकालना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लिखेंगे? दूसरा वाला, दैट इज R2, डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, दैट इज R1 प्लस R2। क्लियर? तो मेरे केस में क्या है? हमारे केस में क्या है? यहाँ पे I1 निकालना है। क्या निकालना है? I1 निकालना है। यहाँ पे I करंट आया, यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे गया I2, तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो I1 की वैल्यू हो जाएगी, I1 विल बी इक्वल टू, टोटल करंट कितना है? 4/3। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 इज 18 ओम। R2 इज 18 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 18, तो 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 4 जो 24, 30 प्लस 40 18 कितना हो जाएगा? 48। सो दिस विल बिकम 1/2 एम्पियर। ये आ गया आपका I1। एंड अगर आपने यहाँ पे I1 निकाल लिया बच्चों, I1 निकाल लिया, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? दिस VA माइनस VB, दिस विल बी इक्वल टू I1 इंटू 20। I1 कितना है? I1 इज 1/2 एंड R2 करंट कितना था? आपका रेजिस्टेंस कितना था? 20। तो 2 से 20 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना? 10 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा, क्या आएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 10 वोल्ट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर शोन इज। इस फिगर के अंदर आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। नाउ अब समझो, यहां पे देखो एक चीज है कि ये जो बीच में लूप है ना, ये बीच में जो है, ये जॉइंट जो बीच में है, ये आपको ओपन लूप है। क्या है? ओपन लूप। एक क्लोज लूप आपके पास ये है, एक क्लोज लूप आपके पास ये है, ठीक है, ए, एंड एक क्लोज लूप आपके पास बी है। लेकिन जो बीच में है ये तो आपको ओपन सर्किट हो गया ना, यानी कि वायर हो गया बीच के अंदर। तो क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कभी भी एक ओपन लूप के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। रिमेंबर दिस थिंग, करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज लूप। करंट हमेशा एक क्लोज लूप में फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका जो करंट होगा वो इसके अंदर ऐसे फ्लो करता रहेगा, इसका जो करंट होगा वो इसके अंदर ऐसे फ्लो करता रहेगा।
लेट से इसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है एंड इसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, अलग अलग बैटरीज अलग अलग रेजिस्टेंस है तो अलग अलग फ्लो कर रहा होगा। और इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा 0, बिकॉज ये क्या है, ओपन सर्किट है। एक बीच में तार लगा दिया, ये समझ लो एक बैटरी और रेजिस्टेंस लगा दिया बीच में, उसके अंदर से कभी कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ ओपन सर्किट। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सबसे इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है, क्या कि ये जो बीच में लगा हुआ है ना, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट नेवर फ्लोज इन ए ओपन लूप। क्लियर। चलिए अब समझो, जो पहले वाला लूप है इसके अंदर कितना करंट होगा, बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की, लेट से इसका I1 करंट कह देते हैं। I1 कितना हो जाएगा, बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 + 3 + 2, तो दैट मींस 6/6 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 एम्पियर। क्लियर। नाउ जो दूसरा लूप है दैट इज I2 में कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना है 3 + 1 दैट इज 4/4, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। दैट मींस दोनों के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा एंड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। कहां से निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। दैट मींस ये पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्लॉकवाइज, एंड इसके अंदर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एक के अंदर क्लॉकवाइज और एक के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, अब यहां पे लगाएंगे क्या, लूप लॉ, अप्लाई लूप लॉ, ठीक है। लूप लॉ लगाएंगे, कहां से, ए से स्टार्ट करेंगे और बी पे खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लूप लॉ जो है वो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे और बी पे जाके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो VA से, VA से स्टार्ट किया, करंट कैसा है, करंट जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, लूप कैसा जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, लूप की डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ, करंट कैसा है, लेफ्ट की तरफ, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। करंट कितना है 1 एम्पियर, तो दैट इज 1 × 3। क्लियर। नाउ फिर क्या आया, यहां से चलेंगे आगे, बैटरी आई, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आएगा, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, दैट इज +2, दैट इज +2। क्या इस वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ करंट है, नहीं है। करंट कितना है यहाँ पे बीच में, I = 0। दैट मींस ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो दैट मींस यहाँ पे जो 10 ओम का है इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा, दैट इज +10 × 0, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। क्लियर। नाउ अब ऐसे जाएंगे, करंट की लूप की डायरेक्शन राइट की तरफ, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, क्या आएगा, अगेन पॉजिटिव आएगा, कितना 1 × 3, क्योंकि करंट कितना है इसके अंदर भी 1 एम्पियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू VB, क्योंकि बी पॉइंट पे पहुंच गए। क्या लिखेंगे, VA - VB, दिस विल बी इक्वल टू 3 × 1 हो जाएगा, 3 राइट साइड आके क्या हो जाएगा -3, ये 2 भी राइट साइड आके हो जाएगा -2, एंड ये हो जाएगा -3, तो दैट मींस ये हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम -8 वोल्ट्स। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आपके ओपन लूप के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, और लूप लॉ जो है वो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A and C इन द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट में आपको A और C के बीच में क्या लगाना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R/2R, दिस विल बी इक्वल टू R/2R। तो मतलब क्या है, दिस इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सर्किट कैसे दिखेगा, सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का सर्किट दिखेगा, दिस इज C पॉइंट, दिस इज A पॉइंट। तो A और C के बीच में, A और C के बीच में ये R है, ये R है, ये कैसे हैं, दीज आर इन सीरीज, एंड ये 2R है और ये भी 2R है, ये भी कैसे हैं, सीरीज में।
तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ए पॉइंट है, यहां पे हो जाएगा कितना 2r एंड यहां पर हो जाएगा कितना 4r एंड ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो दैट मींस r इक्विवेलेंट हो जाएगा 2r इंटू 4r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 4r। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6r। तो यहां से r से r हो जाएगा कैंसिल आउट, तो दैट मींस 8r बाई 6, दैट इज कैंसिल करोगे इसको तो ये हो जाएगा कितना 4r बाई 3। तो दिस इज योर r इक्विवेलेंट। क्लियर? तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ आज की डीपीपी होती है समाप्त। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।